नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, विषय अध्यापक, आप सभी के बीच समाजशास्त्र विषय कक्षा 11 लेकर उपस्थित हूँ। पहला पार्ट आप पढ़ चुके हो, दूसरा पार्ट का प्रथम भाग भी आप पढ़ चुके हैं, अब दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। तो इसमें चल रहा था समूह, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह टॉपिक अब शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप इसे समझेंगे। कहते हैं बच्चों, वह समूह जिसमें हम संबंध रखते हैं या संबंध होता है, जिनमें हम समृद्ध होते हैं। समृद्ध का मतलब होता है जिसका हमसे संबंध होता है। समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते। कहते हैं समान रूप से महत्वपूर्ण होते। कुछ समूहों का संदर्भ जीवन की सीमित प्रवृत्तियों से होता है, यानी कहते हैं उनका केवल अगर हम बात करें ऐसी सीमित हैं, ऐसी आदतों से है, जबकि कुछ समूह जीवन के कई पक्षों एक साथ प्रभावित करते हैं। इन प्रक्रियाओं में ही हम दूसरे लोगों के वैश्विक सहचर्य में आते हैं। अगर हम बात करें बच्चों, एक ऐसी प्रक्रिया है, हम एक दूसरे के साथ सहचर्य के साथ एक साथ मिलकर रहने के कार्य में हम लोग ऐसी अपनी प्रक्रिया में एक दूसरे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। प्राथमिक समूह से तात्पर्य उस छोटे समूह से है जो घनिष्ठ रूप से समन्वय, सहयोग तथा मेल मिलाप की तरह जुड़े हुए होते हैं। अगर हम मैं बात करूं प्राथमिक समूह का जो तात्पर्य है, ये छोटे समूह से है। अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसका तात्पर्य क्या है, छोटा होता है, ये अभी प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में दोनों में अंतर भी बताया जाएगा, उससे पता चल जाएगा क्या है। समन्वय स्थापित होता है, सहयोग की भावना होती है, मेल मिलाप इसमें पाया जाता है। अगर मैं बात करूं प्राथमिक समूह में एक दूसरे से जुड़ने की भावना होती है, एक दूसरे से जुड़ने की भावना इसमें पाई जाती है। जैसे इसमें क्या आता है, सबसे पहले परिवार है, आप भी देखते हो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, मित्रता होती है। और ग्रामीण स्तर पर समूह को भी प्राथमिक समूह में ही रखा गया है या शामिल किया गया है, क्योंकि गाँवों के अंदर भी क्या होता है बच्चों, एक दूसरे से जुड़े हुए लोग पाए जाते हैं। बच्चों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। द्वितीयक समूह का आकार अपेक्षाकृत बड़े स्तर पर होता है। अगर मैं बात करूँ वो छोटे स्तर पर था, अब क्या है द्वितीयक समूह क्या है, ये बड़े आकार का होता है। इस समूह में औपचारिक तथा अवैयक्तिक संबंध भी होते हैं, यानी औपचारिक मतलब से बस। प्राथमिक समूह में व्यक्तिगत उन्मुख होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में लक्ष्य उन्मुख होते हैं। इसमें क्या समूह व्यक्ति उन्मुख होते हैं या समूह लक्ष्य उन्मुख होते हैं। फिर कहते हैं अस्पताल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय इत्यादि द्वितीयक समूह के उदाहरण माने जाते हैं। कहने क्वेश्चन आ जाए प्राथमिक समूह का कोई एक उदाहरण दीजिए, तो परिवार है, मित्र है, ग्रामीण स्तर के लोग इसमें माने जाते हैं। और द्वितीय समूह के माने जाए अस्पताल है, विद्यालय, सरकारी अस्पताल है, ये सब क्या है द्वितीय समूह के रूप उदाहरण माने जाते हैं। समुदाय एवं समाज अथवा संघ परंपरागत कृषक जीवन तथा आधुनिक शहरी जीवन के मध्य सामाजिक संबंधों एवं जीवन शैली के आधार पर तुलना करने का विचार समाजशास्त्रीय लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। समुदाय से तात्पर्य उन मानवीय संबंधों से है जो व्यक्ति जो अत्यंत घनिष्ठ होते हैं। अगर मैं बात करूं समुदाय से तात्पर्य उनसे है, उन मानवीय संबंधों से है जिसमें व्यक्ति के अंदर अत्यधिक घनिष्ठता तथा चिर स्थिरता होती है, जहां व्यक्ति की भागीदारी एक सच्चे मित्र के रूप में होती है। यह परिवार की तरह अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है। कहते हैं परिवार तो एक अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, उसके बावजूद अगर मैं बात करूं एक सच्चे मित्र के रूप में अगर बात करें, घनिष्ठता पाई जाती है या चिर स्थिति पाई जाती है, पुराने समय की स्थिति उसमें पाई जाती है, तो वो क्या एक समुदाय के रूप में माना जाता है। समाज या संघ वस्तुतः समुदाय से विपरीत होते हैं। आधुनिक शहर के जीवन में अव्यवस्थित तथा अस्थायी संबंधों के रूप में इसे समझा जा सकता है। अगर मैं बात करूं, देखिए चित्र 2.2 इन दोनों प्रकार के समूह की तुलना भी कर रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या कहते हैं प्राथमिक समूह के समानता समुदाय से है, जबकि द्वितीय समूह का समूह संघ के समतुल्य माना जाता है। प्राथमिक समूह में क्या है समानता समुदाय से है केवल, जबकि द्वितीय समूह में क्या है संघ से है। संघ मतलब एक बड़ा स्तर से है। कहते हैं इसमें आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, 23 नंबर अगले पे चलते हैं। अंतर समूह और बाह्य समूह। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। अब उसी के भाग शुरू हुए इसमें। अंतर समूह के सदस्यों में संबंध होने की भावना होती है, यानी जो उनके अंदर एक संबंध पाए जाते हैं, एक सदस्यता की संबंध इसमें पाए जाते हैं। यह भावना एकता को प्रतिबंध करती है। और क्या कहते हैं, हम
यह हमें तथा उनमें उन्हें या वे के अंतर को समाप्त किया जाता है। मैं, हम इत्यादि, उन्हें, वे आदि की जो बात होती है उन्हें सबको इसमें क्या कहता है, समाप्त किया जाता है। एक विद्यालय के विद्यार्थी दूसरे विद्यालय के विद्यार्थियों के विरुद्ध एक अंतर समूह के निर्माण करते हैं। क्या आप ऐसे किन्हीं अन्य समूहों के बारे में विचार कर सकते हैं? कहते हैं कि एक विद्यालय के विद्यार्थी दूसरे विद्यालय के विद्यार्थियों के विरुद्ध अंतर समूह का निर्माण करते हैं। क्या आप ऐसे किन्हीं एक अन्य समुदाय के बारे में विचार कर सकते हैं, समूह के बारे में बात कर सकते हैं? कहते हैं बच्चों, बाह्य समूह वह समूह है, अंतर समूह का मतलब क्या बताया, जिसमें हम, मैं, उनमें की आदि की जो अंतर भावना होती है उन्हें समाप्त किया जाता है। आपने देखा होगा जब बच्चे किसी भी स्कूल के दूसरे स्कूल में जाते हैं तो एक साथ जब बैठ जाते हैं, उठ जाते हैं, ये सारी भावना वहाँ पे समाप्त हो जाती है। बाह्य समूह वह समूह है जिसमें अंतर समूह के सदस्य शामिल नहीं होते। बाह्य समूह सदस्यों को अंतर समूह के सदस्यों की ओर से प्रतिकूल व्यवहार का सामना करना पड़ता है, यानी उनका व्यवहार दूसरा होता है, उनका व्यवहार दूसरा होता है। प्रवासियों को बाह्य समूह माना जाता है। बाहर से आए हुए लोगों को अगर बात करें तो उसे क्या करेंगे, बाह्य समूह के रूप में माना जाता है। और अंतर समूह से पृथक रखने की भावना देखने को इसमें मिलती है। अंतर समूह और बाह्य समूह के सदस्यों के संदर्भ में वास्तविक परिभाषा समय तथा सामाजिक संदर्भों में परिवर्तित होता रहता है, ये बदलती रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अंतर समूह वाले जो लोग हैं उनके अंदर भी बाह्य समूह की भावना उत्पन्न हो सकती है, और कभी कभी बाह्य समूह के लोगों के अंदर अंतर समूह की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। ये कभी कभी क्या है, ये समय समय पर परिवर्तित भी होती रहती है। बीच में अगर बात करें किसी प्रकार का संबंध उन्हें देखने को पुराने प्रवासी नए प्रवासी के लिए तिरस्कारपूर्ण व्याख्यान नन्हे मुन्ने कहते हैं, नन्हे मुन्ने बदर बरतू, अर्थात कल परसों के आए हुए का प्रयोग भी करते हैं। देख, कल परसों का आया हुआ व्यक्ति कहते हैं ना, कहूँगा 4 दिन का आया व्यक्ति देखो कैसा बनना है इस समय। कोई नया व्यक्ति किसी क्षेत्र में आकर निवास करने लग जाता है तो कहते हैं कल परसों का व्यक्ति आया, देखो कल परसों का व्यक्ति, कल परसों का व्यक्ति, इस तरीके की भावना उनके अंदर होती है। जबकि पुराने प्रवासियों के लिए खादिम कुला गालू अर्थात पुराने वंश वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं तो बहुत पुराना वंश है, बहुत दिनों से लोग इसमें रह रहे हैं। यह नए तथा पुराने प्रवासियों के बीच अंतर्द्वंद की दर्शाता, यानी एक दूसरे के प्रति एक घनिष्ठ, यानी क्या करेंगे, हीन भावना जैसी बात को भी दर्शाने का काम करता है। संदर्भ समूह क्या है? अगर हम बात करें एक समूह के लिए एक अन्य समूह आदर्श की तरह होता है, वह उसी की तरह आचरण करना पसंद करता है, वह उनके जैसे बनने का प्रयास करते हुए उनकी जीवन शैली का अनुसरण भी करता है। ऐसे समूह को सुंदर समूह कहा जाता है। बड़ा सुंदर बात कही है, एक ऐसा समूह जो किसी दूसरे का अनुसरण करता है, उसकी जीवन शैली को अपनाता है, ऐसा समूह सुंदर समूह कहलाता है। सुंदर समूह प्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं होते हैं, किंतु स्वयं को उस समूह को अभी निर्धारित करने का प्रयास अवश्य करता है। सुंदर समूह जीवन शैली, संस्कृति, आकांक्षाओं की जानकारी के महत्वपूर्ण पक्ष में होते हैं, जिनसे हम अपने लक्ष्य के बारे में जान सकते हैं। ये सारी बातें अगर बात करूं तो ये सुंदर समूह दूसरे समूह के आचरण को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर ही एक दूसरे से जुड़ पाता है बच्चों। अगर हम बात करें सामयिक समूह, समवाक्य समूह, समवयस्क समूह के एक प्रकार प्राथमिक समूह ही है, जो आयु समूह के मध्य अथवा सामान्य व्यवसाय समूह के लोगों के मध्य होता है। समवयस्क समूह जो होता है वो प्राथमिक समूह का एक पार्ट होता है। समवयस्क समूह के तात्पर्य समवयस्क व्यक्तियों के साथ भी होता है। समवयस्क व्यक्ति दबाव का अर्थ उस दबाव से है जो समवयस्क व्यक्ति साथी द्वारा शारीरिक दबाव के रूप में डाला जा सकता है। यानी अगर बात करें ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी थोड़े से बड़े हो सकते हैं, और बड़े व्यक्ति ही दूसरे छोटे व्यक्तियों पर क्या कर लेते हैं, दबाव भी डालते हैं, या अपने से साथ वाले व्यक्तियों पर भी दबाव डालने का काम करते हैं। आगे चलते हैं। अब है, ये तो था प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अंतर संबंध और संदर्भ समूह, ये सारी बातें हमने एक समूह के रूप में जानी। अगला पॉइंट इसमें शुरू हो रहा है परिस्थिति और भूमिका। बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और बहुत अच्छा टॉपिक है। परिस्थिति और भूमिका को अक्सर असंयुक्त रूप में देखा जाता है। परिस्थिति समाज का समूह में एक स्थित है। प्रत्येक समाज अथवा समूह में ऐसी स्थितियां होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी स्थितियों पर ही अपना अधिकार रखता है। कहते हैं परिस्थिति और भूमिका को अक्सर
संयुक्त रूप में, असंयुक्त रूप में देखा गया, अलग अलग देखा गया, एक संयुक्त नहीं देखा गया। यह स्पष्ट है कि परिस्थिति से तात्पर्य सामाजिक स्थिति और इन स्थितियों से जुड़े निश्चित अधिकारों का अधिकार तथा कर्तव्य है। उदाहरण के तौर पर माँ एक परिस्थिति है। बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं बच्चों, समझने का प्रयास करना। माँ क्या है? एक परिस्थिति है। इसमें आचरण के कई मानक निबंध है तथा इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व तथा विशेष अधिकार भी इससे जुड़े हुए होते हैं। देखिए, माँ एक परिस्थिति होती है और उसके ऊपर बेचारी के पास बहुत ही जिम्मेदारियां होती हैं, उसके अधिकार होते हैं। फिर कहते हैं इसमें भूमिका परिस्थिति का एक व्यवहारिक तथा सक्रिय पक्ष है। भूमिकाएं निभाई जाती हैं जबकि परिस्थिति ग्रहण की जाती है। भाई पिता है, उसके पास एक भूमिका, एक जिम्मेदारी है। अगर मैं बात करूँ भूमिका नाम, दूसरा नाम मैं दे सकता हूँ बच्चों, वो क्या है? जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी क्या है? निभाई जाती है, जबकि परिस्थिति क्या है? ग्रहण की जाती है। यानी आपको कोई चीज़ सौंप दी गई, आप इस काम को कीजिए, तो आपको क्या है? वो परिस्थिति क्या है? वो चीज़ सौंप दी गई है तो उसका मतलब है वो आपको करनी पड़ेगी, आपको ग्रहण करनी पड़ेगी। परिस्थिति को एक संस्थागत भूमि के रूप में भी देखा जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें समाज में अथवा समाज के विशेष संघों में से किसी एक में से नियमित मानवीकृत और औपचारिक स्वरूप ग्रहण करती हैं। अब मैं बात करता हूँ, इसमें उदाहरण समझाने की बात करते हैं कि स्कूली विद्यार्थी के रूप में, शिक्षक के रूप में, विद्यार्थी के रूप में क्या है, फिर शिक्षक के छात्र के रूप में। शिक्षक क्या कहता है? छात्रों को कहता है। बस चालक के लिए यात्री होते हैं और पंसारी के लिए ग्राहक होते हैं। सहोदरों के लिए भाई बहन होते हैं और चिकित्सकों के लिए क्या होते हैं? मरीज होते हैं, इत्यादि हो सकते हैं। समाज जितना छोटा होगा, व्यक्ति परिस्थिति उतनी कम होगी, यानी उसके पास उतनी ही क्या होगा? जिम्मेदारी कम ग्रहण करेगा। समाज में प्रवृत्तियों के विस्तार में साथ परिस्थिति का विस्तार भी होता है। कहते हैं जैसे जैसे समाज की स्थिति का विस्तार होता है, वैसे वैसे समाज की परिस्थितियों का विस्तार भी होने लग जाता है। आधुनिक समाज में किसी व्यक्ति को बहुत सी परिस्थितियों की प्राप्ति होती है, जिसमें समाजशास्त्र में परिस्थिति समुच्चय कहा जाता है। हो सकता है व्यक्ति के पास बहुत सारी परिस्थितियाँ हो और वो से समाजशास्त्र क्या कहेगा? समुच्चय परिस्थिति। व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों ग्रहण करता है। जैसे एक पुत्र पिता बन जाता है, एक पुत्र था फिर वो पिता बन गया, उसकी परिस्थिति बदल गई। पिता दादा बन जाता है, फिर उसकी परिस्थिति बदल गई। फिर वो परदादा बन जाता है, फिर उसकी परिस्थिति, ये सब उसे धीरे धीरे क्या होती है? बदलती रहती है और ग्रहण करनी पड़ती हैं। इसी क्रम में जीवन चलता रहता है, इस परिस्थिति क्रम भी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जीवन में अनेक चरणों में परिस्थिति क्रम में आती रहती हैं, यानी ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आती ही रहती हैं। परिस्थितियाँ जैसी जैसी बदलती हैं, व्यक्ति को वैसे वैसे ग्रहण करनी होती हैं। प्रदत्त परिस्थिति एक सामाजिक स्थिति भी है। कहते हैं जो व्यक्ति की अनैच्छिक रूप से प्राप्त होती है, बिना इच्छा के प्राप्त हो जाती है। यह जन्म से मनुष्य को, कहते हैं जन्म से मनुष्य को प्राप्त हो सकते हैं। प्रदत्त परिस्थिति का संबंध सामान्य तौर पर जाति, प्रजाति अथवा नातेदारी यानी रिश्तेदारी से है। सरल कहते हैं अगर आप भाई जाति है पता लग जाता है जन्म होने के बाद कि किस जाति में जन्म हुआ है, ठीक है। सरल तथा परंपरागत समाज को प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। एक व्यक्ति है, नातेदारी की बात करूं तो हो सकता है नाना हो, मामा हो, फूफा हो, ताऊ, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। जो मनुष्य को कहते हैं अर्जित परिस्थिति वह सामाजिक परिस्थिति भी है। मनुष्य को उसकी अच्छी इच्छा, क्षमता, सद्गुण, उपलब्धता अथवा उद्यमिता का मतलब होता है मेहनत से, परिश्रम से प्राप्त होती है। आधुनिक समाज की अगर मैं बात करूं बच्चों, इसमें क्या कह रहे हैं? आधुनिक समाज की उपलब्धता पर आधार पर आंका जाता है। इसके समाज के सदस्य को प्रतिष्ठा भी उपलब्धता के आधार पर ही प्राप्त होती है। परंपरागत समाज अपनी परिस्थिति जन्म से परिभाषित और निर्धारित भी होती है, जबकि आधुनिक समाज में प्रदत्त परिस्थिति का क्या होता है? महत्व होता है। परिस्थिति और प्रतिष्ठिता अंतर संबंधित शब्द हैं। प्रत्येक परिस्थिति में अपना विशेष मूल्य निर्धारित होता है। अगर मैं सारी बात करूं बच्चों, परिस्थिति वो चीज़ है जो ग्रहण करनी ही होती है और ये धीरे धीरे क्या होती है? बदलती रहती है। अगर मैं भूमिका की बात करूं, वो एक जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी किसे दी जाती है? जिम्मेदारी उसे ही दी जाती है जो जिम्मेदारी लायक व्यक्ति होता है। परिस्थिति स्वयं समय के अनुसार ग्रहण करनी होती है और वो आती रहती है।
अगले पेज पर चलते हैं। अब देखते हैं बच्चों क्या कहा जा रहा है। अब आता है भूमिका। भूमिका स्त्रीकरण समाज के कुछ सदस्यों के लिए विशिष्ट भूमिकाओं का सुदृश्य करने की प्रक्रिया है। पुरुष धन कमाने तथा महिला घर चलाने वाली रूढ़िबद्ध भूमिका को निभाता है। पुरुष का काम क्या है बेचारे को? घर चलाने के लिए धन कमाना होता है और महिला को घर चलाने के लिए महिला को घर पर रहकर काम करना होता है। सामाजिक भूमिका तथा परिस्थितियों को प्राय स्थिर और अपरिवर्तनीय रूप में देखा जाता है, किंतु यह उचित दृष्टिकोण क्या नहीं है। व्यक्ति उन अपेक्षाओं को आत्मसात करने लगता है जो एक संस्कृति में सामाजिक स्थिति में जुड़ी हुई है। कहते हैं व्यक्ति जब इन चीज़ों में ग्रस्त हो जाता है तो इसे क्या है, समाप्त करने का प्रयास करने लग जाता है। कहते किंतु यह उचित दृष्टिकोण उसका नहीं होता है। व्यक्ति उन अपेक्षाओं को आत्मसात करने लगता है जो उसको व्यक्ति को घेरती हैं। फिर कहता है वह उन भूमिकाओं को उसी प्रकार निभाता है जिस प्रकार से वह परिभाषित भी करता है। मनुष्य की कहते हैं व्यक्ति सामाजिक भूमिका को अपने सामाजिक श्रेणी से सीखता है तथा इसे निभाने का प्रयास भी करता है। इसके मत में गलत रूप लिए जाते हैं। व्यक्ति भूमिकाओं को बचाने तथा सौदा करने की जगह उसे ग्रहण करता है। यह सामाजिकरण की एक प्रक्रिया भी है जिसमें मनुष्य करता है। व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया के निरंतर चलने वाली प्रक्रिया द्वारा सामाजिक भूमिकाओं को समझाने और अपनाने लग जाता है। बच्चों इसमें क्या कह रहे हैं आगे? फिर भूमिका तथा परिस्थिति न ही स्थिर होती है और न ही किसी के द्वारा प्रदान की जाती है। भूमिका और परिस्थितियों में भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष होता है। समाज में कुछ विभाग इस विरोध में शामिल होते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति द्वारा भूमिका का उल्लंघन करने का पर्याय उन्हें दंडित किया जाता है। समाज केवल भूमिका परिस्थिति पर ही आधारित नहीं है बल्कि सामाजिक नियंत्रण के साथ भी कार्य करता है। बड़ी सुंदर बात लास्ट में आकर इन्होंने की है कि जो भूमिका है और परिस्थिति न ही स्थिर हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि कहते हैं ना परिस्थिति को ग्रहण किया जाता है, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। और भूमिका को सौंपा जाता है, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक स्थिर रूप में मानी नहीं जाती है। इनके अंदर विरोध भाव भी हो सकता है, संघर्ष भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है। इस कारण इसे एक स्थिर रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से समूह के बारे में, परिस्थिति भूमिका के बारे में चर्चा की है। विस्तार पूर्वक और जानने के लिए आप सभी इस वीडियो को 2-3 बार जब तक नहीं देखेंगे आपको चैप्टर आसानी से समझ में नहीं आएगा। अगली वीडियो के माध्यम से अगला पॉइंट आप सभी के बीच में दिखाई दे रहा है, सामाजिक स्थिरीकरण, इसे लेकर उपस्थित होंगे अगले पार्ट में। इसका अगला पार्ट जैसे ही आप सभी को पढ़ाया जाएगा आपको इस पार्ट में इसके बारे में जानना होगा। नमस्कार।